अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन जो भी है क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं। इसके ये नोट्स मेरे पास लिखे हुए पड़े हुए हैं। अब आपने बिल्कुल ये नहीं समझना कि आदिल भाई ने कहीं से ये देख के लिख लिया और अभी हमें पढ़ करके रट्टा लगवा देंगे। रट्टा नहीं लगवाएंगे। ये मेरी ऑनलाइन क्लास थी तो उसमें मैंने समझाए थे, तो नोट्स बने हुए पड़े हुए थे। तो मैंने कहा मैं बार बार मेहनत क्यों करूँ, क्योंकि मैं एक सुस्त इंसान हूँ। तो मैंने कहा इधर से ही आपको समझा भी देंगे और आप यही नोट्स बेशक यूज़ भी कर लें अपने पेपर्स में क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, वाई इज़ द फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन इज़ मेड हैवी इन द रिम। तो आपको पता है, ये मैंने साथ साथ एक्सप्लेन भी किया हुआ है। देखें मेरी खूबसूरत ड्राइंग कितनी प्यारी है। तो फ्लाई व्हील आपने देखा होगा इंजन का ना, कोई भी अगर आपने वो देखा हो, ट्रैक्टर देखे हो या कभी बोरिंग वाली मशीन देखी हो, तो उनका वो जो इंजन होता है उसके ऊपर एक ये इस तरह का बड़ा सा टायर लगा होता है ना पीछे, जो घूमता रहता है। अब वो कह रहे हैं कि ये वाला ये जो टायर है, ये ना ये रिम मीन्स ये वाली, ये जो आउटर पार्ट होता है इसका, ये वाला इधर से ये हैवी क्यों होता है। अगर आप गौर करें तो ये दरमियान में कोई मैच नहीं, देखें ये स्पेस खाली है यहाँ पे, सिर्फ ये कनेक्टिंग से जो जिनको पाइप्स कह लें या कोई भी छोटी छोटी सी ये लाइंस आपने देखी होंगी, है ना, सिर्फ ये होती हैं, बीच में कोई मैच नहीं होता। तो ये रिम में ज़्यादा मैच क्यों होता है। तो अब आपको पता है कि इसने ऐसे गोल गोल घूमना होता है। तो एंगुलर मोशन में आपको सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस के लिए वर्ड आपके जहन में आना चाहिए वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई, है ना। अब मैंने आपको जो पिछले जो टॉपिक वाइज लेक्चर थे उनमें आपको बताया था कि ये आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर आपके ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन में बहुत यूज़ होगा। तो अभी इसको देखते हैं। अब ना ये फ्लाई व्हील की रोटेशन है, तो हमें पता है कि रोटेशन जब भी एंगुलर मोशन हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रोल प्ले करता है इसमें, ये देख लेते हैं। आप देखें, आपने सबसे पहले मैकेनिज़्म समझना है कि ये फ्लाई व्हील ना कैसे काम करता है, फिर आपको ये समझ आ जाएगी कि ये क्यों होता है। अच्छा, ये आपको पता है मैथ यहाँ पे हैवी है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैथ ज़्यादा है। अगर मैथ ज़्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि ये मूव करता होता है। तो मीन्स किस में रेजिस्टेंस होगी, रोकने में रेजिस्टेंस होगी। मीन्स ये मूव करता रहेगा ज़्यादा हैवी होने की वजह से। अब ये समझते हैं कि इसको मूव करते रहने में क्या इसको जो है फ़ायदा है, या क्या हमारा फ़ायदा है कि ये ऐसे स्मूथली मूव करता रहे। तो इसके स्मूथली मूव करने के पीछे एक मैकेनिज़्म है। आपने अक्सर वो बोरिंग वाली मशीन देखी होगी जिसमें ना ऐसे यकदम ना झटके से आवाज़ आती है, ऊंची सी, ज़ोर से, थोड़ी थोड़ी देर बाद ना ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है। वो जो आवाज़ आती है जैसे पटाखा सा बजता है, वो क्या होता है, उस पटाखा बजने के दौरान ना इसको सिर्फ एनर्जी मिलती है और ये ऐसे घूमता है। फिर दूसरा जो पटाखा बजने तक ना ये ऐसे ही घूमता रहता है, फिर पटाखा बजता है, फिर इसको एनर्जी मिलती है, फिर ये बजता है, फिर इसको एनर्जी मिलती है। तो जिस दौरान एनर्जी नहीं मिल रही होती, हमारा क्या काम है, हमारा मकसद ये है कि उस दौरान भी ये क्या करे, ऐसे गोल गोल घूमता रहे। तो अब जितनी इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, उतना ही स्मूथली ये उस दौरान, जिस दौरान इसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं की जा रही डायरेक्टली, ये क्या करेगा, उतना ही स्मूथली मूव करेगा। तो सेम यही मकसद है हमारा इस फ्लाई व्हील को रिम में हैवी बनाने का, रिम में मैस ज़्यादा रखने का, कि ये स्मूथली वर्क करे। तो अब इसको एक बार रीड कर लेते हैं आंसर को। मोर मैस एट द रिम इंक्रीजेज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील। ये देख लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैस ज़्यादा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा। रोटेट दिस विल कॉज द व्हील टू रोटेट स्मूथली, हैंस द वर्किंग ऑफ द इंजन विल बी स्मूथर। ये देख लें, अभी मैंने समझाया भी कि कैसे स्मूथली वर्क करता है। तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया कंप्लीट। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन है, वाई इज़ राइफल बैरल रिफल्ड। राइफल से तो आप लोग वाकिफ़ होंगे, हैं लड़के ख़ास तौर पे मूसेवाला के गाने सुन सुन के पंडल हुए होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जॉक्स अपार्ट। वाई इज़ राइफल बैरल रिफल्ड। अच्छा, सबसे पहले ये रिफल्ड क्या होता है, रिफलिंग क्या होती है, रिफलिंग समझनी चाहिए पहले। तो रिफलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग स्पाइरल ग्रूव्स इन द राइफल्स बैरल। ठीक है जी, ये तो आपको भी लिखा नज़र आ रहा है। इसमें मेरा क्या फ़ायदा हुआ आपको पढ़ के सुनाने का। फ़ायदा ये हुआ कि साइड में आपके स्क्रीन के नीचे या ऊपर या कहीं पे भी वो एडिटिंग के दौरान देख लेंगे किधर घुसाना है। एक पिक्चर नज़र आ रही होगी जिसमें ग्रूव्स से बने हुए होंगे, एक पैटर्न बना होगा राइफल की ना बैरल के अंदर। बैरल मीन्स ये वाला, ये जो आगे वाला पार्ट नहीं होता जिसमें से बुलेट बाहर आती है, उसको बैरल बोलते हैं। और रिफलिंग क्या होती है, वो जो पैटर्न बना हुआ नज़र आ रहा है आपको, वो है रिफलिंग। तो वो क्या है, स्पाइरल है। स्पाइरल का मतलब होता है ऐसे घूम, ये ठीक है, इस तरह का एक पैटर्न बना होगा अंदर इस बैरल के अंदर।
अब वो पैटर्न करता क्या है, हमने यही बताना है कि वो पैटर्न क्या करता है। ये तो बता दी ना, सबसे पहले रिफलिंग एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद ये जो ग्रूव्स हैं, वो जो स्पाइरल ग्रूव्स हैं, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड एंगुलर रोटेशनल मोशन टू द बुलेट इन एडिशन टू द लीनियर मोशन। बुलेट ने स्ट्रेट तो मूव करना ही करना है, लेकिन वो जो ग्रूव्स हैं वो क्या करते हैं, इसको ऐसे रोटेट करवाते हैं यूं बुलेट को। अब रोटेशन से होता क्या है, रोटेशन से उस पर एयर रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने टारगेट को एक्यूरेटली हिट करता है। तो ये आप पढ़ लें ज़रा, मैं इतनी ज़्यादा इंग्लिश पढ़ के आपको सुनाने वाला नहीं हूँ। देखें जी, अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं, इज़ इट पॉसिबल फॉर अ मैन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ रॉ एग एंड हार्ड बॉइल्ड एग विद जस्ट बाय स्पिनिंग इट ऑन द टेबल। एक्सप्लेन। कह रहे हैं, एक आपको कच्चा अंडा दे दें और एक उबला हुआ अंडा दे दें, और एक बंदे को कहें जी कि तुम बहुत वेले हो, तुम ये पकड़ो, इनको स्पिन करो और स्पिन करके बताओ कौन सा उबला हुआ है और कौन सा कच्चा है। तो वो क्या बता सकता है? तो अगर तो अक्लमंद हुआ तो बता देगा, अगर मेरे जैसे हुआ तो फिर रोला ही है। तो देख लेते हैं क्या हिसाब किताब होता है। देखें, लिखा हुआ है, व्हेन रॉ एग इज स्पन इट्स मैस इज कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स द वॉल्स ऑफ एग। जो कच्चा अंडा होगा, कच्चे अंडा तो आपको पता ही ना, टेस्ट में कितने अंडे लेते हैं आप लोग हैं, अंडे से तो वाकिफ़ ही होंगे। ये देखें, यहाँ पे ये मैंने बना दिया अंडा, स्क्रीन होगी अब ब्लर, लेकिन कोई रोला नहीं है। ये देखें, स्क्रीन मेरे साथ लगा रही है ड्रामे। तो ये अंडा हुआ, जब वो अंडा हुआ नहीं, अंडा है ये, और अगर ये रॉ एग है तो इसका क्या मतलब होगा कि इसका जो मैस है, मीन्स अंदर फ्लूइड होगा ना, लिक्विड फॉर्म में होता है, आपको पता ही है। तो जब हम किसी भी लिक्विड को ऐसे इसको घुमाएंगे, जब यूं घुमाने से क्या होगा कि इसका जो मैस है, ये आप एक्सपेरिमेंट ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपने देखा हो कि आप एक ना टब के अंदर या एक छोटे से बाउल में पानी डालें और उसको घुमाएं बाउल को, तो वो जो पानी होगा आप देखेंगे दरमियान में ऐसे गहरा हो जाएगा और साइडों पे ना जो भी प्याला या जो भी बर्तन है उसकी ना वॉल्स के इर्द गिर्द ना यूं घूमने लग जाएगा। तो सेम काम यहीं पे यहाँ पे भी होगा। अब ये जो इसके अंदर सारा मैस है ना, ये अंडे की दीवारों के साथ, मीन्स ये जो वॉल्स हैं इनकी तरफ चला जाएगा। अब इसके होने से क्या होगा, दिस इंक्रीजेज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एग। अब मैस वॉल्स की तरफ ज़्यादा हो गया, मीन्स एक ही एरिया में ज़्यादा मैस हो गया, तो ज़्यादा मैस होने की वजह से क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। दिस मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुनते ही आपके जहन में क्या आना चाहिए, रेजिस्टेंस। क्या आना चाहिए ना, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उसकी रोटेशन क्या होगी, कम होगी। द हार्ड बॉइल्ड एग विल स्पिन फास्ट। तो हार्ड बॉइल्ड एग क्यों फास्ट करेगा, क्योंकि उसकी सारा मैस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, दरमियान में भी और कोनों में भी। दैट इज़ हाउ अ पर्सन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डॉट 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 डॉट। पीछे क्वेश्चन में से लिख लेना, डिस्टिंग्विश बिटवीन रॉ एग एंड हार्ड बॉइल्ड एग। ठीक है जी, ये आप नोट कर रहे होंगे, ये मैंने यहाँ पे जो है ना एक्सप्लेन भी किया हुआ, एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली इन द सर्कल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। कह रहे हैं अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, सर्कल बना लेते हैं छोटा सा सस्ता सा, ये आ गया जी सर्कल हमारा। कह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो हमें दो बातें पता है, एक वेलोसिटी की पता है, डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है टेंजेंट टू द सर्कल, एक्सेलरेशन की होती है टुवर्ड्स द सेंटर। तो वो कह रहे हैं ये सेंटर की तरफ क्यों होती है। तो एक बात हमें पता है कि अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का हमें पता है कि ये क्या होती है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से अगर फोर्स सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली एक्सेलरेशन भी क्या होगी, सेंटर की तरफ ही डायरेक्टेड होगी। इसमें क्या बात है, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये डब्बा पड़ा हुआ है, इसको यहाँ से फोर्स लगाओ, फोर्स जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगी, एक्सेलरेशन भी होगी। तो इस सेम केस सेंट्रीपिटल फोर्स का, जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी उसी में एक्सेलरेशन होगी। तो एक बार रीड आउट कर लेते हैं। A body moving in the circle possesses centripetal force. We know that centripetal force is always directed toward the center. हमें पता है, हम बहुत शाणे हैं। Therefore, acceleration of body moving in the circle is directed towards the center. तो कहानी इतनी सी है, ख़त्म, बस, टाटा बाय बाय, फिनिश। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि जो बॉल है, एक मिनट, हाँ, अब
A ball is just supported by the string without breaking. If it is set swinging, it breaks. Why? कह रहे हैं एक रस्सी ली, रस्सी के साथ आपने बांध दी एक गेंद, रस्सी बेचारी बहुत कमज़ोर सी थी। अब जब उसको हमने कहा कि उसको स्विंग करवाया, मीन्स उसको घुमाया, यहाँ से ये मैंने बनाया हुआ है। अब जब हमने इसको घुमाया तो लिखा हुआ ये टूट गई, तो टूट गई तो इसका क्या मतलब है? अब दो चीज़ें आपने समझनी हैं, और वो दो चीज़ें क्या हैं यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो ये है कि यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, ये हमने ले ली स्ट्रिंग, ये इसको ऊपर सीलिंग के साथ बांध दिया, स्ट्रिंग होगी टेढ़ी, थोड़ी हवा चल रही है, यहाँ पे बांध दिया बॉल स्ट्रिंग के साथ। अब आपको पता है दो चीज़ें, ये अब आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए कि वेट हमेशा कहाँ एक्ट करता है। W इक्वल्स टू mg इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, और उसके बाद इस वेट के डाउनवर्ड एक्ट करने की वजह से एक अपवर्ड फोर्स क्रिएट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेंशन, जो आपको पेपरों की बिल्कुल नहीं होती। पेपर से एक दिन पहले यूट्यूब पे आ जाते हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो देख के अपने कंसेप्ट क्लियर बिल्कुल भी नहीं करते, रट्टू मारते हैं, तो आते हैं वापस वेट डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड। अब अगर इनमें से ना वेट की वैल्यू ज़्यादा मैं कर दूँ, मीन्स वेट अगर इंक्रीज़ कर दूँ टेंशन से, तो क्या होगा कि ये बॉल नीचे गिर जाएगी और टूट जाएगा। तो जब ये जस्ट सपोर्टेड है, वर्ड लिखा हुआ है जस्ट सपोर्टेड, जस्ट सपोर्टेड का मतलब है बिल्कुल, मतलब टूटने का पॉइंट है लेकिन टूट नहीं रही, तो उस दौरान क्या है कि ये जो अपवर्ड फोर्स है और ये जो डाउनवर्ड फोर्स है ये इक्वल है। टेंशन और वेट क्या है? इक्वल है, तो ये ब्रेक नहीं हो रहा। एज द स्ट्रिंग इज सेट स्विंगिंग, जैसे ही हम इस स्ट्रिंग को यहाँ पे लाएंगे यूं और कहेंगे चल भाई आगे हो, हैं, तो जब आगे तो हो जाएगी, लेकिन क्या होगा, इसमें टेंशन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी स्विंग होने की वजह से। तो जब टेंशन इंक्रीज हो जाएगी मीन्स अपवर्ड फोर्स इंक्रीज होगी, तो अपवर्ड फोर्स इंक्रीज होगी तो ये रस्सी क्या करेगी? टूट जाएगी। ठीक है जी, तो इसलिए ब्रेक हो जाती है टेंशन इंक्रीज होने की वजह से। अब अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6। An insect is sitting close to the axis of the wheel. If the friction is very small, describe the motion of insect when wheel starts rotating. Friction is very small, friction को बिल्कुल ऐसे ही हम फिजिक्स में इग्नोर कर रहे हैं अभी तक, जैसे घर में दरमियान वाले बच्चे को इग्नोर कर देते हैं, तो फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें आप। कह रहे हैं एक इंसेक्ट है जो कि कहाँ बैठी हुई है, उसको और कोई जगह नहीं मिली, क्लोज टू द एक्सिस ऑफ द व्हील। ये व्हील बना हुआ है, ये यहाँ पे ना, ये गोल वाला। अब कह रहे हैं कि ये मक्खी है, ठीक है जी, इंसेक्ट है, ये एक्सिस के करीब बैठी हुई, मीन जहाँ से व्हील रोटेट कर रहे हैं ना उसके करीब करीब बैठी हुई है। कह रहे हैं अगर फ्रिक्शन बहुत कम है, इग्नोर करें फ्रिक्शन को, तो जब व्हील ये चलना शुरू होगा, मीन्स गाड़ी का व्हील है, ये आके बैठ गई है, गाड़ी के अंदर बंदा बैठा, उसने गाड़ी स्टार्ट की, चलने लग गए, तो कह रहे हैं कि जब टायर घूमेगा तो ये इंसेक्ट के साथ क्या कहानी डलेगी, इसके साथ क्या होगा? तो होगा ये कि ये देखें, अब जिस डायरेक्शन में हम फ़र्ज कर लेते हैं कि ये रोटेशन यूँ इस डायरेक्शन में होगी ना, मीन्स ये जो भी घूमेगा ना टायर इस डायरेक्शन में यूँ इस तरह। अब होता ये है कि जैसे ही ये मूव करना शुरू करेगा टायर, तो क्योंकि ये तो किसी सेंटर के साथ बंधी हुई नहीं है, फ्रीली बैठी हुई है यहाँ पे, तो जब ये रोटेशन होगी तो ये क्या करेगी, आहिस्ता आहिस्ता इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसकी ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगी, आस्ता आस्ता इस एक्सिस से दूर होती जाएगी, ऐसे 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 घूमते 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 घूमते, और एक पॉइंट आएगा जब ये फ़र्ज कर ले यहाँ पे आ गई बिल्कुल कोने पे, तो कोने पे आने के बाद अब इसने बाहर ही जाना है, तो बाहर जाते हुए ये क्या करेगी, अलोंग द टेंजेंट कहाँ निकल जाएगी, किसी दूसरी गाड़ी में जा बजेगी। ठीक है जी, तो मीन्स यहाँ से टेंजेंट टू द सर्कल निकल जाएगी, पहले यहाँ से बाहर आएगी यूँ घूमते 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 घूमते, और फिर यहाँ पे आके टेंजेंट टू द सर्कल टायर के बाहर। एक बार पढ़ लेते हैं। एज द व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग इंसेक्ट विल स्लिप आउटवर्ड्स ड्यू टू क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हेन इट रीचेज द एज ऑफ द व्हील इट विल विर्ल अवे टेंजेंट टू द रोटेशन ऑफ द व्हील। चेक किया आपके भाई ने कितनी औखी इंग्लिश सीखी है। विर्ल अवे, विर्ल अवे का मतलब है ऐसे निकल जाना बाहर घूम के तेजी से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। Explain how many minimum number of geostationary satellites are required for the global coverage of TV transmission। टीवी आप लोग देखते नहीं हैं, मोबाइल में घुसे रहते हैं, लेकिन फिर भी टीवी का क्वेश्चन आ गया तो कर लेते हैं। लिखा हुआ है जी कि
कितने मिनिमम जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स चाहिए ग्लोबल कवरेज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन। ये जो हम टीवी देखते हैं, ये आपको जियो स्टेशनरी सेटेलाइट वाला जो टॉपिक करवाया था, बताया था कि ऊपर सेटेलाइट्स जाते हैं, सेटेलाइट्स के थ्रू हमें सिग्नल्स आते हैं, सिग्नल्स हमारे टीवी में आते हैं, टीवी से हम फिर देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन इलेक्शन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा। तो कह रहे हैं कि वो कितने सेटेलाइट्स चाहिए होते हैं। तो आपको पता है एक कंप्लीट, अगर हम अर्थ को मान लें कि ये कंप्लीट स्फीयर है, तो एक कंप्लीट स्फीयर में कितने होते हैं 360 डिग्रीज। अब एक सैटेलाइट कितने डिग्रीज कवर कर सकता है 120। तो इसी तरह दो कितने कवर करेंगे 240, और तीन कितने करेंगे 360। तो कम से कम 3 सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी हमें चाहिए क्या करने के लिए, कंप्लीट कवरेज के लिए। नहीं तो आधी दुनिया वाले टीवी देख ही नहीं पाएंगे अगर एक दो होंगे तो। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेटरी मोशन। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या अहमियत है जी। तो आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है, लेक्चर्स जब टॉपिक वाइज चल रहे थे तब भी ये समझाई थी बात। लिखा हुआ है जी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास डज इन लीनियर मोशन। अपना लिखा हुआ है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल, सेम रूल बिल्कुल सेम इन रोटेशनल मोशन एज किसकी तरह, मैस की तरह। और मैस किस में, लीनियर मोशन में। तो अब हम पहले समझ लेते हैं मैस का लीनियर मोशन में क्या रोल होता है। तो बिल्कुल वही रेजिस्टेंस वाला कि यहाँ पे अगर एक, मैंने समझाया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक में भी कि ये अगर एक छोटा डब्बा पड़ा हुआ है और एक बड़ा वजनी डब्बा पड़ा हुआ है जिसका मैस ज़्यादा है, तो किसको मूव कराना ईजी है। सेम फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू सेम है, मैं इसको F1 ही कह देता हूँ। तो हो सकता है कि इस आपकी फोर्स से ये वाला बॉक्स इजीली मूव हो जाए, लेकिन यही यहाँ पे फोर्स लगाने से बॉक्स मूव ना करे। तो इसकी क्या रीज़न है, इसका मैस ज़्यादा है, मैस ज़्यादा है तो क्या ज़्यादा है इसका, इनर्शिया। इनर्शिया बोले तो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैस क्या प्रोवाइड करता है, समझने के लिए हम जो बात ये सारा समझ रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं कि मैस का क्या रोल है। तो मैस जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होगी। मीन्स अगर मूव करता भी कोई चीज़ आ रही है तो उसको रोकना मुश्किल होगा, अगर कोई जैसे ये रुकी हुई चीज़ें तो उनको मूव कराना मुश्किल होगा। तो अब मैस का रोल हमें समझ आ गया। तो अगर मैस का ये रोल है लीनियर में, ऐसे सीधी सीधी मोशन में, तो लिखा हुआ है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का भी बिल्कुल यही रोल है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी फिर रेजिस्टेंस ही हुई, है ना। तो अगर कोई चीज़ सर्कल में मूव कर रही है तो उसको स्टॉप करने में जो रेजिस्टेंस होगी, गौर से सुनिएगा लाइन, अगर कोई चीज़ सर्कल में मूव कर रही है उसको स्टॉप करने में जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ग्रेटर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मोर डिफिकल्ट इट विल बी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है जी, कहानी हो गई ख़त्म। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। वाई डज द कॉस्टिंग रोटेटिंग सिस्टम स्लोज डाउन एज द वाटर ड्रॉप्स इनटू द बीकर। एक कोई रोटेटिंग सिस्टम है, जो एक बर्तन है वो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, ठीक है। इससे मुझे अपना एक स्टूडेंट अली नक्की याद आ गया, वो आता होता है ट्यूशन। उसको मैंने कहा अली नक्की तुम क्यों नहीं आए 2 दिनों से, तो वो पठान है, वो कहता है मेरे चाचू कहते हैं घूमो घूमो घूमो, तो इसलिए ये भी घूम रहा है। तो घूम रहा है तो क्या होगा, कह रहे हैं जैसे जैसे हम इसमें पानी के ड्रॉप्स ऐड करते हैं तो थोड़ा थोड़ा स्लो होता जाता है ना। तो स्लो होता जाता है, तो इसकी रीज़न क्या है, रीज़न फिर वही है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम वक्त I इक्वल्स टू mr²। आई बोले तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोले तो क्या जहन में आएगा, रेजिस्टेंस, है ना। तो रेजिस्टेंस आपके जहन में आएगा। तो रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज होगी, देखें मैस हम इंक्रीज कर रहे हैं, वाटर जब ऐड कर रहे हैं तो पानी का मैस होगा ना, मैस लेस तो नहीं होगा कुछ शेमलेस बच्चों की तरह, तो मैस तो होगा वाटर का। तो मैस इंक्रीज कर रहे हैं हम पूरे सिस्टम का, तो इसका क्या इंक्रीज हो रहा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो स्लो हो जाएगा, मीन्स रुक जाएगा, रुक तो नहीं जाएगा, है स्लो हो जाएगा और फिर आस्ता आस्ता रुक भी जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी केस नंबर 4, रियल एंड अपेरेंट वेट का। अ बॉडी विल बी वेटलेस व्हेन द एलिवेटर फॉल्स डाउन जस्ट लाइक अ फ्री फॉलिंग बॉडी, एक्सप्लेन। कह रहे हैं कि एक बॉडी, कोई भी एक बंदा ले लें, कुछ भी ले लें, वेटलेस क्यों फील करेगी जब वो फ्री फॉल में होगी नीचे। तो इसकी देख लेते हैं क्या फिल्म है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है।
एलिवेटर वाला सारा कहानी। अब एलिवेटर यहाँ पे बना लेते हैं। किधर बनाऊँ, बल्कि ये बनी हुई है सस्ती सी, अरे चलेगी। अब देखें जब फ्री फॉल में होता है तो आपको पता है कि यहाँ पे ना एक्सेलरेशन जो होगी वो क्या होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फ्री फॉल में ये बात याद रख लें बिल्कुल पक्की तरह। जैसे बताया नहीं, वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आते ही आपके जहन में क्या आना चाहिए, रेजिस्टेंस, तो आपकी सारी कहानी खुद ही क्लियर हो जाएगी। इसी तरह फ्री फॉल में ए जो है वो इक्वल्स टू जी होता है। अब दो चीज़ें हैं, ये वेट मशीन लगी हुई है, ये लिफ्ट है, लिफ्ट के छत के साथ बंधा हुआ है कोई वजन, और ये वेट है कोई भी। अब वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, टेंशन अपवर्ड एक्ट करेगी, बॉडी आ रही है नीचे, तो ए जो है वो किसके इक्वल होगा, जी के। ये मैंने लिखा हुआ है पहले का भी। अब जब डाउनवर्ड आ रही है तो आपको पता है ये दोनों फोर्सेस तो ऑपोजिट हैं, तो वेट जो है, जो एम जी, डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी और टी क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे, तो इसलिए इनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है क्योंकि ऑपोजिट है। और बॉडी क्या मूव कर रही है, ये इक्वल नहीं है, ये कहाँ मूव कर रही है, पूरा सिस्टम डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो वो जो डाउनवर्ड फोर्स होगी वो क्या होगी, एम ए। अब एम ए है लेकिन हम कह रहे हैं फ्री फॉल में, तो ए जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, जी से। तो जी हो गया। अब इधर से एम जी इस तरफ ले आए, माइनस हो जाएगा, एम जी माइनस एम जी ज़ीरो। तो टी जो है क्या हो गया, ज़ीरो। तो एज द बॉडी इज इन द फ्री फॉल द अपैरेंट वेट विल बिकम ज़ीरो, डैट इज द बॉडी विल बी वेटलेस। ठीक है जी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, व्हेन अ ट्रैक्टर मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स हैवियर व्हील रोटेट स्लोली देन इट लाइटर व्हील बाय, एक्सप्लेन करें जी। कह रहे हैं ट्रैक्टर आपने देखा होगा वो जो खेतों में होता है, उसके आगे वाला टायर छोटा होता है, पीछे वाला टायर हैवी होता है, बड़ा होता है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दोबारा आ गया, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वेयर। तो कह रहे हैं हैवी व्हील है, तो हैवी व्हील का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, दिस विल कॉज इट टू रोटेट स्लोली, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से। इसी तरह जितना छोटा टायर होगा उसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उतनी कम होगी, इसलिए वो उतना तेज़ रोटेट करेगा। तो पढ़ लेते हैं, हैवियर व्हील हैव ग्रेटर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस विल कॉज इट टू रोटेट स्लोली, एंड द लाइटर व्हील हैव स्मॉलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस विल कॉज इट टू रोटेट फास्टली, क्विकली, कुछ भी कह दें, ये जो भी होते हैं एडजेक्टिव एडवर्ब लगा लिया करें खुद ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर ना समझ आए तो दोबारा देखें, मुझे यकीन है आपको समझ आ जाएंगे। और फिर भी ना आए तो फिर कोई और वीडियो देख लें, टेंशन किसकी, यूट्यूब पे थोड़ी वीडियोस पड़ी होती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।